हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, पिछले स्लाइड में मैंने पिछले का क्लास जो लिया था, तो उसमें एक बच्चों ने एक कमेंट किया था कि मैम आप काफ़ी स्लो पढ़ा रही हैं। तो स्लो पढ़ाने का रीज़न ये था बच्चों क्योंकि मेरे को उसमें लिख के पढ़ाना पड़ रहा था, तो थोड़ा-सा डिले हो रहा था। मैं उसको कोशिश करूँगी ठीक करने का और प्लस अगर उसी के लिए मैंने ये स्लाइड तैयार किया है वह है, ठीक है? तो ये काफ़ी टाइम टेकन है, थोड़ा टाइम लग जाता है स्लाइड को तैयार करने में, पीपीटी बनाकर पढ़ाने में। तो थोड़ा-सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा और अगर मैं लिख के पढ़ाऊँगी, तो उस समय में आपको क्या करना है ना, आपको अपना स्पीड जो आता है ऑप्शन, उसको आपको बढ़ा के आप उसको देख सकते हो ईज़िली, ठीक है? तो जितने भी टॉपिक्स हैं ये जो मैंने पिछले क्लास में कवर किया हुआ था, ठीक है? पिछली क्लास में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था, तो उसको मैं ये स्लाइड फॉर्मेट में कर दी हूँ ताकि आपको ईज़िली आपको समझ में आए, ठीक है? तो आइए चलिए इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये एक स्लाइड है बच्चों, इसके अलावा और एक स्लाइड आएगा जिसमें पूरा आपका जो सेफ्टी चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ और कैसा लगेगा आप हमें इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो इस चैप्टर में मैंने बेसिकली ये बताया था कि आपको इसमें क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें जनरली बच्चों आप सीखोगे कि व्यावसायिक यानी कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन करते हो किसी भी सेक्टर में, तो जनरली आप अगर खासकर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में अगर आप कोई भी वर्क करते हो, तो उस फील्ड में आपको किन-किन चीज़ों की सुरक्षा सावधानियों को बरतना ज़रूरी है और किस प्रकार से आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हुए आप वर्क को एफिशिएंटली कर पाओगे, तो इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है? तो बेसिकली इसमें सेफ्टी के बारे में बताया गया है, सुरक्षा के बारे में बताया गया है। आइए चलिए हम लोग एक-एक करके इस टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये सबसे पहले आपको जानना होगा महत्वपूर्ण संस्थाएं, ठीक है? एक्चुअली आजकल एग्जाम में क्या होता है कि आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे क्या होता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो उस फुल फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है, कुछ-कुछ मैंने इसमें लिखाया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आप अपना एक नोटबुक तैयार करने का, ताकि आप अपना खुद का नोट्स बनाएँगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो मैं इसको टेलीग्राम में दे दूँगी, आप उसको जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएँ क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण संस्था में है ओशा, ठीक है? OSHA ओशा। तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़ों के बारे में अपना राय देता है या फिर उसके बारे में ये बताता है, ठीक है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ओशा का फुल फॉर्म है। ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊँगी, बस फुल फॉर्म बताऊँगी। ज़्यादा डीपली आप लोगों को पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है? आगे है इंटरनेशनल आईएसओ। आईएसओ का क्या फुल फॉर्म होता है बच्चों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अगला आता है नेमा। नेमा का फुल फॉर्म होता है बच्चों नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ठीक है? नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। नेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। अगला देख लीजिए IEEE। IEEE जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है? एक बार फिर से आप देख लीजिए IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओके? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आइए चलिए हम लोग इसका देखते हैं। अगला है बच्चों इसका फुल फॉर्म BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला है आपका ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आप जितने भी इलेक्ट्रिकल आप वर्क कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हो तो वहाँ पे ISI का मार्क होता है, इस तरह का मार्क आपने देखा होगा, है ना? तो उसी का ये
फुल फॉर्म आ जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, NEC, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ये इसमें बच्चों अलग अलग प्रकार का कोड निर्धारित किया गया है हर एक फील्ड के बारे में। तो ये ज्यादा डिटेल्स आपको उसमें देखने को मिलेगा। मैं इससे जुड़ा हुआ भी एक टॉपिक लेके आऊंगी जब हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो NEC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। अगला देख लीजिए, NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, इसका आपको ध्यान में रखना है। जो ISI मार्क जो होता है बच्चों, ये जनरली इंश्योर करता है कि आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और प्लस सेफ्टी आपका उस पे ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आइए चलिए ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको ये NEC का कोड है, ये नेफा और ये आप ISI मार्क्स। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको साइन दे रखा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अगला स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला जो है टॉपिक, वो है सुरक्षा क्यों जरूरी है, नीड ऑफ सेफ्टी क्या है। तो जनरली जो सेफ्टी जो होता है बच्चों, वो होता है 3 प्रकार का सेफ्टी का हम लोग ध्यान में रखते हैं। 3 प्रकार की सुरक्षा चीजों के बारे में हम लोग ध्यान में रखते हैं। पहला तो आता है पर्सनल सेफ्टी, यानी कि पर्सनल सेफ्टी में क्या आ जाएगा, जैसे कि PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसके अंतर्गत में आता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई वर्कशॉप में अगर काम करता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अर्थात क्या बोला जाएगा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में क्या किया जाएगा, जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, आई के लिए गूगल्स हो गया, है ना, इंसुलेटेड शूज होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, एप्रन होना चाहिए, ये सभी आ जाता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला है मशीनों की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा में क्या आ जाता है बच्चों, जैसे कि आप अगर कोई भी मशीन आप यूज करते हो, तो उसको टाइम टू टाइम उसको क्या करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है ना, मेंटेनेंस करना पड़ता है प्रॉपर वे में, उसको ऑयलिंग करना होता है, ग्रीजिंग करना होता है, ताकि वो मशीन का इफिशियंसी बरकरार रहे, वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। तो ये होता है मशीन की सेफ्टी। अगला आता है कार्यस्थल की सुरक्षा। जैसे अगर कार्यस्थल की सुरक्षा में क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे आप किसी भी वर्कशॉप में कार्य करते हैं, तो वहां पे सफाई होना चाहिए, बेसिकली लेआउट उसका अच्छा होना चाहिए, सही लेआउट हो और रोशनी का सुविधा हो। तो ये सभी क्या आता है कार्यस्थल की सुरक्षा में। ठीक है, तो एक वर्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। एक्चुअली जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये कोट्स है ये, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ये अच्छा सेवक है, लेकिन कैसा मास्टर है, बुरा मास्टर है ना, ये काफी ज्यादा हार्मफुल भी पहुंचाता है। जितना ये हमारे लिए अच्छा है, उतना ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक भी है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं स्लाइड। अगला जो है बच्चों, इसमें देखिएगा सेफ्टी साइन। तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आपने सेफ्टी साइंस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार का जो है सुरक्षा चिन्ह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सुरक्षा चिन्ह जो होता है जनरली 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, निषेधात्मक चिन्ह होता है। निषेधात्मक चिन्ह जो होता है बच्चों, मैंने क्लास में बताया था कि ये किसी भी कार्य को क्या करने के लिए करता है, ये रोकता है, मना करता है कि आप इस कार्य को ना करें। ठीक है, कार्य करने से रोकता है। फिर दूसरा है चिन्ह जो है, उसका नाम है अनिवार्य चिन्ह अर्थात मैंडेटरी साइन। ये क्या कहता है बच्चों की ये कार्य करना आवश्यक है, आवश्यक कार्यों को बताता है कि ये कार्य करना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हैंड ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, हेलमेट लगाना कंपलसरी है, यानी कि आवश्यक है, बिना आप इसका यूज किए नहीं काम कर सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य चिन्ह है। अगला है आपका चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह जो होता है बच्चों, ये वार्निंग साइन जो होता है, ये जनरली किसी भी चीज के लिए वार्निंग देता है कि आप इस कार्य को करने से आपको खतरा है, आप इसको ना करें कृपया करके। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला है सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेटिव साइन। इंफॉर्मेटिव साइन जो होता है, ये किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे हॉस्पिटल सुविधा है या फर्स्ट एड की सुविधा है, तो वो उसका क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बच्चों इसका आपको 4 प्रकार का सेफ्टी साइन आपको ध्यान में रखना है कि सेफ्टी साइन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, निषेधात्मक चिन्ह,
अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो सिंबल किस प्रकार का होता है। सिंबल से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सिंबल जो होता है बच्चों, ये आकृति कैसा होता है, निषेधात्मक चिन्ह का। आप ये देखिए, ये जो आकृति आपको दे रखा है ये निषेधात्मक चिन्ह का है। निषेधात्मक चिन्ह का आकृति कैसा होता है, तो ये होता है सर्कुलर वेव शेप में। ठीक है, वृत्ताकार इसका शेप होता है। दूसरा, अनिवार्य चिन्ह का आपको आकृति देखना है, तो अनिवार्य चिन्ह का भी आकृति कैसा होता है, ये होता है सर्कुलर शेप का, वृत्ताकार होता है। अगला, चेतावनी चिन्ह का आकृति कैसा होता है बच्चों, तो ये ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है। और सूचनात्मक चिन्ह का जो होता है ये वर्गाकार होता है, अर्थात या फिर आपको आयताकार देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका आपको तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इसका आकृति यानी कि शेप कैसा होता है, सबका शेप याद रखिएगा। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है बच्चों। ठीक है, बैकग्राउंड कलर का मतलब पृष्ठ कलर, ये जो आप व्हाइट व्हाइट इसके अंदर देख रहे हो, इसी कलर के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रोहिबिटिव साइन का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, बताइए मैंडेटरी साइन का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। तो इस तरह से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो जनरली जो बैकग्राउंड कलर होता है बच्चों, वो ध्यान में रखना है कि जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। इसका बैकग्राउंड कलर होता है बच्चों व्हाइट कलर का, है ना। ये देखिए यहाँ पे भी व्हाइट कलर का दे रखा है, इसके अंदर भी व्हाइट कलर है। ठीक है, इसके बाद जो चिन्ह होता है, ये पूछ लिया जाता है कि चिन्ह कैसा होता है। तो चिन्ह जो होता है वो होता है किस प्रकार का, चिन्ह जो होता है ये होता है ब्लैक कलर का, इसका चिन्ह होता है। ठीक है, चिन्ह में आपको ध्यान रखना है ब्लैक कलर का होता है। एक मैं स्लाइड में बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है निषेधात्मक चिन्ह। इसका क्या होता है, आकृति कैसा होता है बच्चों, आकृति होता है वृत्ताकार। ठीक है, दूसरा होता है इसका जो पृष्ठ का कलर कैसा होता है, पृष्ठभूमि का रंग, पृष्ठभूमि का रंग सफेद होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आकृति होता है वो किस चीज का, किस रंग का बना होता है, आकृति काले रंग का बना होता है। जो चिन्ह बना होता है, आप इसको चिन्ह कह सकते हैं, चिन्ह जो होता है, सिंबल जो होता है वो काले रंग का होता है। ठीक है, और एक चीज आपको बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये भी किसी कार्य को क्या विशेषता क्या है इसका, ये याद रखना है। विशेषता जो होता है वो विशेषता होता है कार्य करने से मना करता है, कार्य करने से मना करता है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका सिंबल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह में क्या होता है बच्चों, ये देखिए ये अनिवार्य चिन्ह है। तो अनिवार्य चिन्ह का जो शेप होता है वो भी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, तो नीला कलर का बैकग्राउंड है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो बैकग्राउंड होता है ये नीला कलर का होता है। और क्या होता है, इसमें जो सिंबल बना होता है वो किस चीज का बना होता है, ये बना होता है व्हाइट कलर का, अर्थात सफेद कलर का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला हम लोग इसका, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है डिटेल से। इसमें ठीक है बच्चों, आइए चलिए इसको देख लेते हैं। तो नीला अनिवार्य चिन्ह क्या करता है, अनिवार्य चिन्ह किसी भी कार्य करने के लिए उसको बाध्य करता है कि आप इसको करिए ही करिए, है ना। इसमें जैसे कि आपको सेफ्टी सेफ्टी किट पहनना है, जैसे कि पीपीई किट पहनना है, जो भी चीजें हैं ये सभी चीज को करने के लिए यह क्या क्या करता है, बाध्य करता है, कार्य करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, अगला जो है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह क्या होता है बच्चों, चेतावनी चिन्ह ये वार्निंग करता है। जैसे कि ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक का है, ये वार्न करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है। ठीक है, और इसका आपको ध्यान में रखना है कि ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, त्रिभुजाकार होता है इसका शेप। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इसका पृष्ठ का कलर कैसा होता है, तो ये पीला होता है पृष्ठभूमि का कलर। और जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, सिंबल ब्लैक कलर का होता है। अगला देख लेते हैं सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, तो इसका बैकग्राउंड जो होता है बच्चों, ये बैकग्राउंड भी जो होता है इसका
हरा कलर का होता है और ये इसका शेप कैसा होता है, तो ये वर्गाकार होता है और ये सूचना देता है कि इस जगह पे फर्स्ट एड का सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा है, ऐसा कुछ मतलब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है पीपीई किट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इस किट में क्या क्या आता है? इस किट में जो है जनरली आपको हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, इसके बाद ये है एयरबड्स हो गया। ठीक है, किसी भी तरह का बाहरी शोर शराबा से बचने के लिए। ये गूगल्स हो गया, यानी कि अगर आप कहीं पे ऐसे वेल्डिंग वगैरह का काम करते हो या धूल गर्दा वाला इलाके में वर्क करते हो, तो उस जगह पे क्या करना होगा? आपको आई प्रोटेक्शन के लिए लगाना होगा। उसी तरह से नोज मास्क हो गया, यानी कि आप अगर पॉल्यूटेड एरिया में वर्क कर रहे हो तो वहां पे रिस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ आपको क्या हो सकता है? बीमारी हो सकता है। तो वहां धूल गर्दा से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? मास्क लगाना पड़ता है। तो इसके अलावा आ गया एप्रन हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया और ये है किट बैग। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। ठीक है, आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर। फायर क्या होता है बच्चों? आग कितने प्रकार के होते हैं अभी हम लोग वो देखेंगे। आग जनरली जो होता है, आग जो होता है वो मैंने बताया है कि पिछली क्लास में कि आग जो होता है लगने के लिए तीन चीजों का होना कंपलसरी होता है। विदा इन तीन चीजों में से किसी एक को भी अगर आप हटा दोगे तो आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो उसके लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, और तीसरा जो होता है हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को भी हटा देंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगा। तो ये सेफ आपको ध्यान में रखना है कि आग लगने के लिए किन किन चीजों का अनिवार्य होना चाहिए। तो फ्यूल अर्थात ईंधन, जैसे कि कोयला हो गया, डीजल हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी क्या है? ईंधन है। दूसरा है आपका ऑक्सीजन। क्या बिना ऑक्सीजन का आप आग लगा सकते हो? नहीं। तो आग लगने के लिए भी ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। इसके बाद आता है हीट, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट में जो टेम्परेचर होता है वो आपको देना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर उससे कम दोगे तो भी आग नहीं लगेगा। तो एक फिक्स्ड अमाउंट में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए आग लगने के लिए। ठीक है, तो अब आग लग गया है तो अब उसको बुझाना भी है ना? तो बुझाने के लिए भी तीन विधियां हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, तीन विधि कौन कौन सा है बच्चों? ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस काफी ज्यादा यहाँ से पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। तो जनरली आग बुझाने के लिए जो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है? इसमें सिर्फ जो आग बुझाने के लिए होता है वो सबसे पहला है स्टार्विंग। स्टार्विंग क्या होता है बच्चों? जनरली जब होता है कि मैंने बताया कि भी आग लगने के लिए किन चीजों का होता है होना जरूरी है, वो है ईंधन। तो अगर ईंधन मान लिया जाए, सिर्फ आपने यूज किया क्या? आपने हीट यूज किया और आपने चलिए हीट यूज किया और आपने ऑक्सीजन यूज किया, आपने फ्यूल दिया ही नहीं, तो क्या आग लगेगा? नहीं। आग लगने के लिए इन तीनों का होना कंपलसरी है। अगर आपने ईंधन को हटा दिया, मान लिया जाए आपने ईंधन को हटा दिया, ईंधन को नहीं यूज किया, तो आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो आग को बुझाने के क्रम में अगर हम ईंधन को ही हटा देते हैं, यानी कि फ्यूल को ही हटा देते हैं, तो उससे जो आग बुझ जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं स्टार्विंग। यानी कि ईंधन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों? स्टार्विंग कहेंगे। अगला आता है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देना। मान लिया जाए फ्यूल दे रहे हो आपने और आपने हीट दिया, आपने ऑक्सीजन दिया ही नहीं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन के बिना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में सहायक होता है, तो अगर ऑक्सीजन हट जाएगा तो आग बुझ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देना क्या कहलाता है? स्मूदरिंग कहलाता है। अगला आता है कूलिंग। कूलिंग जो होता है वो ठंडा करना होता है। मान लीजिए आपने ऑक्सीजन दिया, फ्यूल दिया, आपने हीट दिया ही नहीं, तो क्या वहां पे आग लगेगा? नहीं। तो ऑक्सीजन, तो आप हीट की सप्लाई को कम कर देना, अर्थात हीट को कम करना पानी के द्वारा या वाटर के द्वारा, तो आप उससे क्या आग जो बुझा लेते हो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? कूलिंग। तो आग बुझाने का तीन चरण है बच्चों, तीन प्रक्रिया है, तीन विधि है। पहला है स्टार्विंग, दूसरा है स्मूदरिंग, तीसरा है कूलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कितने क्लास के आग होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर। जनरली फायर जो होता है बच्चों, ये हमने
जनरली इसको आप देखोगे नीमी के बुक में, आपका जो एनसीईआरटी का जो बुक है, नीमी पैटर्न पे जो बुक आपका दिया गया है, उस बुक में आपको 4 प्रकार का आपको आग मिलेगा देखने के लिए, ठीक है? 4 प्रकार का फायर मिलेगा। तो 4 प्रकार का आग, ये एक एक्स्ट्रा है क्लास एफ प्रकार का, ठीक है? तो आइए देखते हैं बारी-बारी से कि कौन-कौन सा आग होता है। तो क्लास ए टाइप का फायर, तो बच्चों क्लास ए टाइप का जो फायर होता है, इसमें किस प्रकार की आग को हम लोग रखेंगे? तो इस प्रकार इसमें जो है उस प्रकार की आग को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें जो आग है जैसे कि लकड़ी सूखा, जो लकड़ी में आग लगता है, या फिर कपड़ा में जो आग लगता है, या कागज में जो आग लगता है, या इस तरह से यानी कि सूखे चीजों में जो आग लगता है जिसको आप वाटर के द्वारा आसानी से बुझा देते हो, उस प्रकार के आग को क्लास ए में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि क्लास ए में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है कि क्लास ए में किन-किन चीजों को रखा गया है। तो ये सूखी लकड़ी हो गया, कागज, कपड़ा, ये सभी जितने भी मटेरियल है, पत्ता, ये सभी जितने भी मटेरियल है, उसमें जो आग लगता है उसको हम लोग क्लास ए में रखेंगे। आप सिंपल से ये सोच लीजिए कि आप पानी से जिन-जिन आग को बुझा सकते हो, वो सभी क्या है? क्लास ए टाइप का फायर है। अगला आप देख लीजिए बी फॉर बैरल याद रखिएगा, और बैरल में हम लोग क्या मापते हैं? किसी भी ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सभी को बैरल में मापते हैं। तो जनरली जो पेट्रोल डीजल से जो आग लगता है, यानी कि ऑयल से, फ्लेमेबल लिक्विड से जो आग लगता है, ज्वलनशील द्रव से जो आग लगता है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? क्लास बी के कैटेगरी में रखेंगे। क्लास बी में जैसे इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? तो फोम टाइप का। फोम जो होता है जनरली झाग कहते हैं इसको, ठीक है? झाग प्रकार का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जनरली जो होता है झाग के रूप में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना लेता है। मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, तो आग के ऊपर में क्या करता है? पूरा एक लेयर बना लेता है, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है, और इससे क्या होता है? आग बुझ जाता है, ठीक है? इसलिए हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए? अब आप यहाँ वाटर डालोगे तो आग तो बुझेगा नहीं, क्योंकि वाटर क्या होता है? अब जैसे वाटर डालोगे तो वाटर क्या होता है? वाटर उसको कंटिन्यू मतलब आग को बुझा नहीं पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये चूंकि ऑयल से लगा हुआ है, तो ऑयल में जब तक ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कट होगा तब तक आग नहीं बुझेगा। तो इसके लिए हम लोग इसका झाग का इस्तेमाल करते हैं, फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्लासिफाई किया गया है वो क्लास सी टाइप का फायर है। क्लास सी टाइप का आग को हम लोग, क्लास सी में जो आग है वो किस में आ गया? तो बच्चों इसमें जितने भी आपने देखा होगा गैस से जो आग लगता है, जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, इन सभी से जो आग लगता है उनको हम लोग क्लास सी में रखेंगे। क्लास सी का जो आग होता है, जनरली एलपीजी का आपको फुल फॉर्म याद रख लेना है। एलपीजी का फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है? और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये ध्यान में रखना है। तो क्लास ए में हम लोगों ने देखा सूखी चीजों में जो आग लगा गया है जिसको हम लोग वाटर से बुझा सकते हैं, उसको क्लास ए में कैटेगराइज करेंगे। क्लास बी में किन को रखेंगे? क्लास बी में वैसे चीज को रखेंगे जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यानी कि ऑयल से लगने वाले आग को हम लोग क्लास बी में कैटेगराइज करेंगे, और उसको बुझाने के लिए हम लोग जनरली झाग प्रकार का अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगला जो आग होता है वो क्लास सी होता है, और क्लास सी में हमने बताया कि जितने भी गैसेस से लगने वाले आग होते हैं उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? क्लास सी में रखेंगे, ठीक है? क्लास सी प्रकार का आग में इसको रखेंगे। अगला जो आता है बच्चों वो क्लास डी प्रकार का, काफी महत्वपूर्ण है क्लास डी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली ये चारों क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये चारों याद रखना है, ठीक है? तो क्लास डी में जो होता है जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, यानी कि कोई भी बिजली का तार में लग गया, या फिर आप कह सकते हो कि मेटेलिक पदार्थ में लगने वाले आग, धात्विक पदार्थ में जो आग लगता है, धातु में जो आग लगता है, उसको हम लोग क्लास डी में रखेंगे, ठीक है? धातु में जो आग लगता है और प्लस बिजली से जो आग लगने वाला है, जिससे बिजली के उपकरण में आग लग गया, तो उसको क्लास डी में रखेंगे। और इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें हम लोग सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का, और प्लस हेलोन टाइप, ठीक है बच्चों? ये ध्यान में रखिएगा। सीटीसी का फुल फॉर्म, सीटीसी जो होता है
कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। एक आता है BCF, ये दोनों मिलके जो होता है हेलोन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर बनाता है बच्चों। तो BCF जो होता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CTC को ही हेलोन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो हेलोन टाइप होता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, CO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, इन तीनों, इन सभी को अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जनरली क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और इसी गैस का क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, आग बुझाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि CTC जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग किसका का इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस H2SO4 अर्थात धनु सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए। अगला है बच्चों क्लास F टाइप का। क्लास F में जो होता है वेट केमिकल से जो आग लगता है, अर्थात जो कुकिंग से जो आग लगता है, कुकिंग ऑयल से जो आग लगता है, उसको हम लोग क्लास F में कैटेगराइज करेंगे। और इसके लिए हम लोग वेट केमिकल टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो तो 5 कैटेगरी है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा है, क्लास A B C D और F। ठीक, क्लास ए में हम लोग सूखी चीजों को रखते हैं, क्लास बी में बैरल बताया, बी से बैरल, और बी से बैरल का मतलब बैरल से हम लोग किसको मापते हैं, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब। तो बी फॉर बैरल यानी कि जितने भी ऑयल से लगने वाले आग हैं उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, क्लास बी में। गैस से लगने वाली आग को हम लोग क्लास सी में रखेंगे। बिजली और धातु से लगने वाले आग को किसमें क्लासिफाई करेंगे, वो क्लास डी में। और कुकिंग ऑयल से जो आग लगता है उसको हम लोग क्लास एफ में रखेंगे। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार का है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्र कैसे चलाएं, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का क्या तरीका है बच्चों, ये एग्जाम में यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ, अग्निशामक यंत्र को चलाने का जो प्रोसेस है उसको में आपको याद रखना है पास। ठीक है, पास पास खाए होंगे आप लोग, पास पास, वो यहाँ पे पास पास वो सब नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है पास जो होता है, ये एक क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, वो प्रक्रिया है। और एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है, बोला जाता है कि आग बुझाने की विधि कौन सा है, तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। दूसरा आपको पूछा जाएगा पी फॉर क्या होता है, पी से क्या होता है, तो पुल होता है। ए फॉर एम होता है, एस फॉर स्पेस और एस फॉर स्वीप, ये आपको याद रखना है। तो देखिए बच्चों, ये पास जो होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें जो है आप देखोगे जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें एक पिन लगा हुआ होता है। तो सबसे पहला जो चरण होता है आग इस फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का, वो क्या होता है कि इसमें जो पिन है उसको आपको खींचना है। ठीक है, तो पी फॉर पुल। ठीक है, पुल मतलब खींचना, खींचना किसको खींचते हैं, तो उसका पिन को खींचते हैं। अगला जो होता है बच्चों, इसके बाद आता है आपका एम एट द बेस ऑफ फायर, आग की जड़ पर निशाना लगाना। ए फॉर एम, एम किस पे एम करेंगे, तो जहां पे आग लगा हुआ है उसके बेस पे, उसके आधार पे, उसके जड़ पे हम लोग क्या करेंगे, एम करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए आग लगा है, आप ऊपर में दोगे, आग के जो फ्लेम होते हैं उस पे अगर दोगे तो उससे तो आग बुझ नहीं से रहा, उससे आग नहीं बुझेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस जगह से आग का जो मेन सोर्स है वहां पे आपको उसका बेस से आग को बुझाने के लिए उसमें देना होगा। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है, ए फॉर एम करना है। नेक्स्ट है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका हैंडल दबाना। दबाना, स्क्वीज मतलब होता है दबाना। तो आपने इस निशाना बना लिया कि हमको आग यहाँ वाला बुझाना है। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप करोगे, आप उसका जो प्रेस आप उसका जो हैंडल होता है उसको आप क्या करोगे? प्रेस करोगे, दबाओगे, लीवर को दबाओगे। लीवर दबाओगे तो उसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है आग बुझाने वाला, उसको क्या करेगा? वो बाहर निकालेगा, छिड़काव करेगा उस आग जहाँ पे लगा हुआ है उस बेस पे, और उससे क्या होगा? आग जो है वो बुझ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका है स्वीप, झाड़ू की तरह छिड़काव करना। मतलब अब आग एक ही जगह आप लगाओगे तो फिर तो वो बुझेगा नहीं, तो उसको चारों तरफ घुमा घुमा के क्या करना पड़ेगा? एक स्प्रे करना पड़ेगा, छिड़काव करना होगा, तो जाके आग बुझ जाएगा। तो ये चारों चरण जो होता है आपको ध्यान में रखना है कि आग बुझाने का चार चरण क्या है? सबसे पहले पुल है, यानी कि खींचेंगे। इसके बाद एम है, यानी कि निशाना बनाएंगे किस जगह पे? बेस ऑफ द फायर, यानी कि आग के बेस पे। इसके बाद जो होता है स्क्वीज, आप हैंडल को दबाओगे, इसके बाद उसको क्या करोगे? स्वीप करोगे, झाड़ू की तरह छिड़काव करोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये चीज, टॉपिक। आगे देख लीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर यूज द फास्ट मैथड। ठीक है, ये पुल द सेफ्टी पिन टू रेडी फायर एक्सटिंग्विशर फॉर यूज, यानी कि सबसे पहले किसको खींचना है? पिन को खींचना है। स्टेप 1 में पुल द सेफ्टी पिन टू रेडी द फायर एक्सटिंग्विशर फॉर यूज, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने के लिए उसके सेफ्टी पिन को खींचिए। नेक्स्ट है एम। एम कीजिए किस जगह पे? एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर। ठीक है, रेदर देन द एक्चुअल फ्लैम, ना कि उसके ज्वाला पे आपको एम करना है। कहाँ पे एम करना है? जहां पे एक्चुअली आग निकल रहा है, जहां से आग बन रहा है उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप स्क्वीज। दबाइए किसको? स्क्वीज द हैंडल एंड होल्ड टू रिलीज द फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, यानी कि आप उसके हैंडल को दबाइए और उसको पकड़ के रखिए, ताकि वो जो है उसके अंदर जो भी एजेंट है आग बुझाने वाला वो इजिली आप निकल सके। ठीक है, स्वीप। Sweep the nozzle from side to side until the fire is fully extinguished, और आपको उसका नोजल को क्या करना होगा? घुमाते रहना है जब तक कि आग बुझ ना जाए। ठीक है, ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों, पीपीई किट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं काफी फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ, आप ये जरूर बताइएगा कि मैम फास्ट है या इस बार ठीक है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा होता है बच्चों, जब तक क्लास में समझ में आता है, सामने बच्चों को देखने के बाद पता चलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ये ऑनलाइन मोड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट आप अगर कोशिश करोगे तो आपके सपोर्ट से हम इस चीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा होगा आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगला चलिए इसमें देखते हैं हम लोग पीपीई किट क्या होता है। तो पीपीई किट जो जनरली है वो 8 प्रकार का पीपीई किट होता है आईटीआई में, जो आपको बारी बारी से इसका भी आपको याद रखना है बच्चों। जनरली बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें डायरेक्टली क्या बोला जाता है कि पीपीई किट में 7 नंबर का क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सीरियली वाइज आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर का पीपीई किट क्या है, सेकंड नंबर का पीपीई किट क्या है, थर्ड का क्या है। इस तरह से बारी बारी से आपको 8 प्रकार का पीपीई किट को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पीपीई किट क्या होता है? जनरली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सबसे पहले आपको तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप मेरे साथ लिख लीजिए इसका। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। पीपीई का फुल फॉर्म बच्चों होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एग्जाम में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।
तो किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उसी को व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कि आप किसी भी वर्कशॉप में वर्क करोगे तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वही से भी इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले जैसे आप मान लिया जाए, इसका आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला जो है इसमें वो है हेड प्रोटेक्शन, यानी कि हेड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सिर की सुरक्षा के लिए। मान लीजिए आप किसी ओवरहेड कंस्ट्रक्शन वर्क वाले एरिया में वर्क कर रहे हो, मान लीजिए ऊपर में मतलब होता है ना कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क कोई भी चीज का बना, बिल्डिंग बन रहा है, आप है उसके नीचे वर्क कर रहे हो, तो उस जगह पे क्या हो सकता है बच्चों, दुर्घटना हो सकता है, कोई भारी सामान आपके सर पे गिर जाए। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हेलमेट पहनते हैं। तो हेलमेट जो होता है वो पीपीई किट का पहला, आपको याद रखना है कि सबसे पहला पीपीई किट में क्या आता है, हेलमेट आता है। देख लीजिए ये हेलमेट है, ठीक है। अगला जो पीपीई किट होता है बच्चों वो होता है आई गूगल्स। आई, एक मिनट, ये सीरियली वाइज नहीं है, आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा ठीक है, ये सीरियली नहीं है बच्चों, ये आपको सीरियली वाइज में लिखा देती हूँ, क्योंकि ये अलग अलग टाइप से है, तो इस तरह से एग्जाम में लिखोगे तो फिर ध्यान में नहीं आएगा। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीपीई किट में बच्चों यहाँ पे एक्चुअली सीरियली वाइज नहीं है, ठीक है, मैं इसको सीरियली वाइज कर देती हूँ। सीरियली वाइज में क्या होता है ना, एग्जाम में सीरियली वाइज ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपको ये पीपीई वन में आपको याद रखना है, पीपीई वन जो होता है बच्चों ये होता है हेड प्रोटेक्शन, हेलमेट के लिए, ठीक है। एक मिनट, क्या गलत लिख रही हूँ, हेलमेट, ठीक है। ये पीपी फर्स्ट में, पीपी सेकेंड जो होता है वो पहले तो सर की सुरक्षा फिर पैर की सुरक्षा। तो पीपी टू जो होता है बच्चों, पीपी टू जो होता है, पीपी वन है ये, पीपी टू जो होता है वो किसका होता है, तो आपको सेफ्टी फुटवेयर याद रखना है, सेफ्टी फुटवेयर। फुटवेयर मीन्स शूज, ठीक है। एक मिनट, ओके, गुड। सेफ्टी शूज हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीपी टू में। पीपी थर्ड जो होता है बच्चों, पीपी थर्ड जो आएगा इसमें आ जाएगा आपका फेस मास्क। फेस को, फेस मास्क आ जाता है मतलब नाक की सुरक्षा के लिए। आप जैसे कि किसी पॉल्यूटेड एरिया में वॉक कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक किसी भी तरह का रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ श्वसन संबंधित बीमारी ना हो, तो उसके लिए बचाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाक की सुरक्षा के लिए आपको क्या पहनना होगा, क्या बोलते हैं उसको, मास्क, मास्क, ठीक है। फिर पीपी फोर में क्या आता है बच्चों, पीपी फोर जो आता है वो कौन सा है, पीपी फोर में, पीपी फोर में है हैंड ग्लव्स, ठीक है। हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स पहनना है, हैंड ग्लव्स। नेक्स्ट पीपी, तो जगह भी कंप्लीट हो जाए, पीपी फोर, पीपी फाइव, ठीक है। पीपी फाइव याद रखना है, पीपी फाइव में आ जाता है आई एंड फेस प्रोटेक्शन, आई एंड फेस प्रोटेक्शन, ठीक। पीपी सिक्स देख लीजिए, पीपी सिक्स जो आएगा, पीपी सिक्स में आ जाता है बच्चों प्रोटेक्टिव क्लोथ, यानी कि एप्रन, कपड़ा पहनना व एप्रन पहनना, ठीक है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड कवर ऑल, हिंदी में लिखना पड़ेगा, जगह बच गया, खत्म हो गया।
7 8 कर देती हूँ। तो जगह नहीं बन रहा है। 1 मिनट में 7 और 8 को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? प्रोटेक्टिव इसमें आपको याद रखना है पीपीई 7 में क्या आएगा? एयर प्रोटेक्शन। यस, प्रोटेक्शन। और पीपीई 8 में आपको याद रखना है पीपीई 8 में क्या आ जाएगा? तो सेफ्टी बेल्ट। ठीक। तो बच्चों आपको सीरियल वाई याद रखना है, वरना फिर क्या होगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो पीपीई 7 पीपीई फर्स्ट क्या है? पीपीई फर्स्ट है हेलमेट। पीपीई 2 क्या है बच्चों? पीपीई 2 है सेफ्टी फुटवेयर अर्थात शूज। पीपीई थर्ड में क्या है? मास्क है। पीपीई 4 में क्या है आपका? पीपीई 4 में है हैंड ग्लव्स। आफ्टर दैट पीपीई 5 में क्या है? आई एंड फेस प्रोटेक्शन। और पीपीई 6 में है प्रोटेक्टिव क्लोथ एंड कवरऑल, यानी कि इसमें एप्रिन आ जाएगा, ठीक है? ओके। इसके बाद आता है पीपीई 7 जो होता है, मैंने यहाँ लिखा दिया है एयर प्रोटेक्शन। एंड पीपीई 8 जो होता है सेफ्टी बेल्ट होता है, ठीक है? इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा सीरियली वाइज, ठीक है? अब आप इसका ट्रिक्स बना सकते हो तो बना लीजिएगा, बट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, ये क्या है? तो ये हेलमेट है, गूगल्स, एप्रन, एयर मफ्स, यानी कि हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा अगर कहीं पे लाउड स्पीकर वगैरह चल रहा है, और जनरली कंपनी, जैसे आप वर्कशॉप में वर्क करोगे या फिर जनरली अगर फैक्ट्री वगैरह में वर्क करते हो तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, तो उससे क्या होता है, काफी हैवी अमाउंट में शोर, यानी कि होता है, शोर होता है, तो उससे आपको हेयरिंग इशू आ सकता है, ठीक है? एंजाइटी हो सकता है, तो उस सब के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ईयर बड्स लगाते हैं हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? ठीक है। इसके बाद है हैंड ग्लव्स है, ये ये सेफ्टी बेल्ट है बच्चों, ये शूज है, ठीक है? और ये चिप्स पैंट है, चैप्स पैंट। तो जनरली आपको मैंने जो लिखाया आप इसी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब जो है बच्चों, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, जितना भी मैंने आपको स्लाइड में दे रखा है, यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पुट अप होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप कि आप इसे क्लियरली याद रखोगे। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे 5S कंसेप्ट। मैंने क्लास में भी करवाया था 5S कंसेप्ट क्या होता है, और अभी मैं फिर से करवा रही हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। जितने भी बच्चे अगर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, और अगर वो चाहते हैं कि नहीं आप फिर से पढ़ लो, तो आप इसको जरूर आप प्रिफर करें, ठीक है? आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जनरली 5S कंसेप्ट जो होता है बच्चों, ये होता है किसी भी वर्क को साफ सुथरे तरीके से और जल्दी पूरा करने के लिए जो होता है वो 5S कंसेप्ट दिया गया है। ये एक जापान के द्वारा ये दिया गया है। 5S कंसेप्ट जो है ये जापान का द्वारा दिया गया है, जो 5S से बना हुआ है। जो इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका कार्य जो है अच्छी तरीके से पूरा हो सकता है। किसी भी कार्य को दक्षता पूर्वक कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए 5S के कंसेप्ट को अपनाया जाता है, ठीक है? 5S कंसेप्ट ये एक अवधारणा है जिसको अपना करके आप अपने कार्य को कुशाग्र पूर्वक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक? तो सबसे पहला इसमें आता है सेरी। 5S में सबसे पहला क्या है? सेरी। इसके बाद है साइटन, सैसो, सेकेसो, सैत्स्योक। तो सेरी जो होता है बच्चों, सेरी जो होता है फर्स्ट में क्या होता है, जैसे जो भी सेरी का अर्थ होता है पहले तो सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करना का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं, आप जॉब ही सिंपली बनाओगे, तो जॉब बनाने के क्रम में अगर आप
प्रॉपर वे में अगर आप अननेसेसरी टूल्स वगैरह ले लेते हो, ठीक है, जितना टूल्स की जरूरत है आपको उतना ही रखना है। अगर अननेसेसरी टूल्स ले लेते हो तो इससे क्या होगा, आपको कार्य में देरी हो जाएगा, आपको ढूंढने में ज्यादा समय लगेगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी अनुपयोगी आपका टूल्स है वो सभी को क्या कर दिया जाता है, छांट दिया जाता है। उसको छटनीकरण कहते हैं, ठीक है, छटाई किया जाता है। तो सॉर्टिंग करना इसका मतलब हो गया। सेरी का अर्थ होता है सॉर्टिंग करना। आफ्टर दैट होता है सैटन। सैटन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। किसी भी आप अब छटाई कर लिए, अब टूल्स को क्या करना होगा, एक ऑर्डर में आपको सजा कर रखना होगा, क्रमबद्ध तरीके से सजाना होता है इसका अर्थ। क्रमबद्ध तरीके से सजाने का अर्थ होता है बच्चों, अगर मान लिया जाए आपने इधर उधर रख दिया तो इससे क्या होता है इशू, आपको ढूंढने में देरी होगी, है ना। जब आपको ढूंढने में देरी होगी तो फिर आप क्या करोगे, आपका कार्य में देरी होगा। तो कार्य को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए क्या करना होगा, आपको किसी भी टूल्स को एक सेट करना होगा, एक ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा, ठीक है, व्यवस्थित करना। अगला जो होता है वो है सैसो। सैसो का अर्थ होता है बच्चों साइन करना। अब आपने जॉब बना लिया तो जॉब को अच्छी तरीके से इसको आप रखो, उसका अच्छी तरीके से साफ सफाई होना चाहिए, कार्य क्षेत्र और उपकरण की साफ सफाई करना, ठीक है, और उन्हें साफ सुथरा रखना। सेसो का अर्थ यही होता है, ठीक है, यानी कि साइन करना अर्थात चमकाना। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है बच्चों, जो आपने ये तीनों पढ़ा, सेरी सैटन सैशो, ठीक है, ये तीनों जो होता है इन तीनों के लिए मानक बनाना और उन्हें बनाए रखना ही क्या कहलाता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। अगला आता है सेकेत्सु, सस्यक। सस्यक जो होता है बच्चों ये सस्टेन करना। सस्टेन करना मतलब आप जो भी कार्य है उस कार्य को क्या करना होगा, यानी कि 5 प्रथाओं को अपना आदत बनाना और उसके अनुशासन के साथ लागू करना, यही कहलाता है सस्टेन करना, ठीक है। तो इसको आपको डिटेल से याद रखना होगा। और जितने भी बच्चे थोड़ा हिंदी में आपको इंग्लिश में इशू होता है तो मैं थोड़ा यहाँ लिखा देती हूँ। सेरी का अर्थ क्या होता है बच्चों, सेरी का अर्थ होता है छांटना, ठीक है, छांटना। आपको इंग्लिश भी याद रखना है, इंग्लिश में भी आ जाता है सॉर्टिंग करना। दूसरा होता है साइटन। साइटन मतलब व्यवस्थित करना, ठीक है, व्यवस्थित करना, क्रम में सजाना, है ना, इसको आप लिख सकते हो सेट इन ऑर्डर। हम्म, सेट इन ऑर्डर, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपको शायरी सैटन सैसो, है ना, सैसो। सैसो होता है बच्चों साइन करना यानी कि चमकाना। सैसो के बाद आ गया सेकेत्सु। सेकेत्सु का अर्थ होता है मानकीकृत करना, स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। स्टैंडर्डाइज्ड। और लास्ट है बच्चों वो है सैत्स्यक। सैत्स्यक का अर्थ होता है स्थायी करना, या फिर आप इसको बोल सकते हो सस्टेन करना। अरे वही तो इशू है लिखने में, सस्टेन करना, ठीक है, सस्टेन करना।
तो ये पांचों आपको कंसेप्ट जो है याद रखना है बच्चों। सबसे पहले देख लीजिए, पहला जो है सेरी। सेरी का अर्थ है सॉर्टिंग करना। कीप ओनली द नेसेसरी आइटम्स इन द वर्क प्लेस, अर्थात आप अपनी वर्क प्लेस पे क्या करें, वही आइटम को रखिए, वही वस्तुओं को रखिए जो आपको जरूरी है, अननेसेसरी चीजों को हटा देना है। साइटन का अर्थ होता है सेट इन ऑर्डर, अरेंज आइटम इन प्रॉम्प्ट इफिशिएंट वर्क फ्लो, मतलब जिस तरह से आपको जरूरत है आपको तुरंत वो मिल जाए, उस ऑर्डर में आपको रखना है। अगला है साइन, साइनी यानी कि सैसो। शैसो, शैसो का अर्थ होता है बच्चों क्लीन द वर्क एरिया सो इट इज नीट एंड टीडी, अच्छा और साफ सुथरा रखने के लिए उसको क्लीन करिए, साफ सफाई कीजिए। साइज, इसके बाद आता है सेकेत्सो। सेकेत्सो का अर्थ होता है बच्चों, सेकेत्सो का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइज करना। सेट स्टैंडर्ड फॉर अ, क्या लिखा है, कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस, यानी कि कार्य को एक कंसिस्टेंट वे में करने के लिए उसका एक मानक निर्धारित कीजिए। अगला है सत्स्योक। सत्स्योक का अर्थ होता है सस्टेन करना, मेंटेन एंड रिव्यू स्टैंडर्ड, यानी कि उसको आपको अपनाते रहना है, मेंटेन करना है, अच्छी आदत को बनाए रखना है। ठीक है, ये सभी 5S कंसेप्ट हो गया बच्चों। तो इतना मैंने पिछले क्लास में भी कवर किया हुआ है। अगर आपको इसमें अगर नहीं क्लियर हो पाया है तो आप पिछला वीडियो भी देख के आप उससे हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। आज की क्लास में मैंने जितना भी आपको कवर किया है, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजों को ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा कॉपी में और इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ठीक है बच्चों, तो पहले तो हम लोगों ने क्या क्या देखा वो भी आप देख लीजिए। मैंने आज का क्लास में सेफ्टी रूल्स आपको पढ़ाया, फायर क्लासेस पढ़ा दिया, पीपीई किट पढ़ा दिया, 5S कंसेप्ट। अगला एक स्लाइड और आएगा जिसमें मैं आपको जो भी छोटा बड़ा बच गया है इस चैप्टर में वो मैं कराऊंगी। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। ये क्वेश्चंस है, अगर आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपका ये वीडियो, और प्लस इस क्वेश्चंस का जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, एंड करते हैं, काफी लेंदी हो जाएगा वरना। धन्यवाद।